उठता है उनको यहाँ पर उनका आपसे क्या संबंध है वो लिखिए। आपसे पहले उठते हैं, ये तो हो गई सबसे पहले उठने की बात। अब आपसे भी पहले कोई उठता होगा तो उनका नाम लिखिए आप। और कौन आपके बाद में उठता है उसका नाम लिखिए या फिर संबंध लिखिए। और सबसे बाद में जो उठता है उसको लिखिए, उसका नाम लिखिए। अगला है, लिखो आज उठने के बाद सबसे पहले तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना और क्या क्या किया। अब बताओ, यदि तुम किसी दिन सबसे पहले उठे तो क्या क्या देखोगे, क्या क्या सुनोगे और क्या क्या करोगे। अगला प्रश्न है आपका, शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे अभी हमने बेटा जो आप लोगों को कठिन शब्द बताए थे उनके वाक्य बनाए थे, उसी तरह इन शब्दों के साथ वाक्य बनाने हैं। फर फर, चहक चहक, सुंदर सुंदर, इनके पूरे वाक्य आपको बनाने हैं और इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए अपने घर। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश पाठ 2 स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा का शुभारंभ करने से पहले आइए एक नजर इस पर डाल लें कि आज की कक्षा में हम नया क्या सीखेंगे। तो आइए आज हम जानें कि आज की कक्षा में हम नया क्या जानेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे विभिन्न स्थानीय पेशे एवं व्यवसायों के बारे में, यानी विभिन्न प्रकार के स्थानीय तथा व्यवसायों के बारे में और विभिन्न प्रकार के औजारों के बारे में। जैसे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा को आरंभ करने से पहले आपके साथ कुछ बातचीत कर ली जाए। बच्चों, हमारे घर में बहुत सारा सामान है। बहुत सारा सामान मतलब हमारे पास लकड़ी का सामान, मिट्टी का सामान एवं लोहे का सामान और भी बहुत सारे सामान हम सबके घर में होते हैं। आपको एक सूची बनानी है। मिलकर सूची बनाते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे सामान में कौन कौन से सामान हैं। जैसे लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की मेज, खिड़की, दरवाजे और लोहे का तवा जिसपे माँ रोटियां बनाती है और चिमटा जिससे माँ रोटियां सेकती है, और मिट्टी का सामान जैसे गुल्लक जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, और बच्चों हमारे घर में मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की सुराही और दिए जो हम दिवाली पे जलाते हैं, वह सब सामान उपलब्ध हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब सामान कौन बनाता है और इसको बनाने वाले व्यक्ति विशेष को क्या कहा जाता है, और वह विभिन्न प्रकार के सामानों को या वस्तुओं को किन किन औजारों द्वारा या किन किन उपकरणों द्वारा बनाता है। आइए बच्चों, मिलकर ये सोचा जाए कि विभिन्न प्रकार की ये वस्तुएं हमारे लिए कौन बनाता है और साथ ही वे कौन कौन से औजारों से इन्हें सही कर देता है। बच्चों, आप सबने यह भी देखा होगा कि कभी-कभी हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसका हत्था निकल जाता है, या जिस मेज पर बैठकर हम लिखते हैं उसका पाया निकल जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम स्वयं प्रयास करते हैं, फेविकॉल लगाते हैं, फेविक्विक लगाते हैं, कील और हथौड़ी लेकर हम उनको सही करने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ दिन के लिए वो प्रयास हमारे सफल रहते हैं, उसके बाद हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम किस व्यक्ति विशेष के पास वह सामान लेके जाते हैं? बच्चों, आप सबके घरों में कोई न कोई एक सदस्य काम करने के लिए बाहर जाता होगा या अपना खुद का कोई न कोई कार्य करता होगा, उससे वह पैसे कमाता है और पैसे कमा के वह घर का खर्च चलाता है। बच्चों, आप इसे क्या कहते हैं?
इसी काम को, जिस कार्य से हमारा घर का खर्च चलता है, उसे हम पेशा कहते हैं, या कार्य कहते हैं, या धंधा कहते हैं, या व्यवसाय कहते हैं। आइए बच्चों, हम पेशे शब्द का अभिप्राय को समझें, अर्थ को समझें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेशे शब्द का अर्थ है कामकाज, कार्य, धंधा इत्यादि। आइए अब हम पेशे शब्द की परिभाषा को समझ लेते हैं। बच्चों, पेशे शब्द की परिभाषा है कोई भी व्यक्ति अपने रुचि अनुसार जिसमें वो निपुण हो वह कार्य करे और साथ ही उस कार्य से उसे पैसे मिले जिससे वह अपने घर का खर्च चला सके तथा समाज की भी सेवा कर सके या समाज की सहायता कर सके। इसी को हम पेशा कहते हैं। मुझे आशा है बच्चों आपको पेशे शब्द का अर्थ और पेशे शब्द की परिभाषा बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। साथ ही मैं आपको यह बता दूं, ये विभिन्न प्रकार के जो पेशे हैं वह हमारे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि हमारे समाज की इन पेशों के साथ साथ हमारी सहायता होती है। समाज की भी सहायता होती है और हमारी भी सहायता होती है। और बच्चों, यह जो कार्य है जिसमें वह व्यक्ति निपुण है, उसकी निपुणता समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो बच्चों आइए अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आप जैसा यहाँ पर चित्र देख रहे हैं स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय का, तो आइए आज हम अपने पाठ को कुछ रोचक तरीके से पढ़ते हैं। आज का पाठ मैं आपको पहेलियों की तरह समझाऊंगी। पहेलियां मैं पूछूंगी, आप बूझेंगे और हम पहेलियां मिलकर बूझेंगे और एक एक पहेली को बूझते हुए हम अपने शिक्षण कार्य को पूरा करेंगे तथा एक एक व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी पहली पहेली की ओर और आपसे पहली पहेली मैं पूछती हूँ। पहेली को आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि आपको उसका उत्तर भी इसी पहेली में मिलेगा। और आप सब बच्चों को मेरे को यह भी कहना है कि आप सब बच्चे अपने साथ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु इन किताबों में लिखे हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आएंगे उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। जब अपने पाठ को दोहराएंगे तो ये बिंदु आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए हम अपनी पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। पहली पहेली है, छैनी बर्मा रंभारी, छैनी बर्मा रंभा आरी, ये सब औजार हमारे हैं, लकड़ी से सामान बनाना ये सब काम हमारे हैं। सोचो सोचो मैं हूँ कौन, बोलो बच्चों मैं हूँ कौन। अरे वाह, आपने थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा लिया होगा कि लकड़ी का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। आइए आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। ये चित्र आपका रामू काका का है। रामू काका लकड़ियों का काम करते हुए आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। रामू काका लकड़ियों का काम करते हैं और जो लकड़ी का काम करता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। और बच्चों, इनके पेशे को हम बढ़ईगिरी कहते हैं। बच्चों, यह लकड़ी से सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं और तो और बच्चों आपको यह भी बता दें, यह लकड़ी के फर्नीचर पर सुंदर सुंदर नक्काशी करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की लकड़ियों को प्रयोग में लाते हैं, जैसे शीशम, बबूल, देवदार, सागवान इत्यादि। आप अपनी पसंद की लकड़ी को चुनकर रामू काका द्वारा अपने घर के लिए सुंदर सुंदर फर्नीचर बनवा सकते हैं। आइए अब यह जान लें कि रामू काका हमारे लिए फर्नीचर कौन कौन से उपकरणों से बनाते हैं या वे कौन कौन से औजार का प्रयोग करते हैं। तो आइए जाने, वह हथौड़ी, छैनी, बर्मा, रंभा, रेती, लोहे की आरी का भी प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। अगली पहेली भी मैं आपको बहुत ही रोचक तरीके से सुनाने वाली हूँ, तो जरा ध्यान लगा के सुनिएगा और कान लगा के भी सुनिएगा।
आइए दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी और चाक की सहायता से, मिट्टी और चाक की सहायता से मैं नित नित नए बर्तन बनाता हूँ। मैं गुल्लक, घड़ा, सुराही आदि आवा पर पकाता हूँ। सोचो सोचो मैं हूँ कौन, बोलो बोलो मैं हूँ कौन। अरे आपने कुछ अनुमान लगा लिया, आपको पता चल गया कि यह हमारे कुम्हार चाचा हैं। कुम्हार चाचा मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उसको चाक की सहायता से नया नया रूप दे देते हैं। बच्चों, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं भी तो मिट्टी से बर्तन बनाता हूँ, मैं मिट्टी की गोलियां बनाता हूँ गिनती के लिए। मेरी ये मैडम या मेरी अध्यापिका, उनके लिए हम मिट्टी के गिनती के लिए गोले बनाते हैं। हमारे गोले जल्दी से टूट जाते हैं, या जो भी सामान हम मिट्टी का खेलने के लिए बनाते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। पर कुम्हार चाचा के बर्तन आसानी से नहीं टूटते हैं। तो आइए बच्चों, वह प्रक्रिया समझें जिससे कि कुम्हार चाचा के बर्तन पक्के हो जाते हैं। बच्चों, कुम्हार चाचा सबसे पहले मिट्टी को गीला करते हैं। गीला करने के बाद उसे अच्छे से गूंथ लेते हैं और गूंथने के बाद जो मिट्टी होती है उसे चाक पर रख देते हैं। चाक पर रखने के बाद वे अपने हाथों से उसको आकार देते हैं। बच्चों, यह कार्य बहुत अनुभव का है। इस कार्य में बहुत अनुभव की जरूरत पड़ती है। अगर काका का हाथ इधर से उधर हुआ तो बर्तन का आकार बदल जाएगा। फिर काका क्या करते हैं, उस बर्तनों को, बनाया हुए बर्तनों को धूप में पकाते हैं और धूप में पकाने के बाद जब बर्तन सूख जाते हैं तो वह सारे बर्तनों को इकट्ठा करके उपलों के अंदर उसे ढककर उसमें आग लगा देते हैं। वह 2-3 दिन तक वह आग के अंदर बर्तन पकते हैं, उसे हम आवा कहते हैं। तो आपको पता चल गया बच्चों कि कुम्हार चाचा कितनी मेहनत करके बर्तन पकाते हैं। आइए अब यह भी जान लें कि कुम्हार चाचा कौन कौन से विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके इन बर्तनों को सुंदर सुंदर आकार दे देते हैं। बच्चों, जहां पर यह चाक मिट्टी या गड्ढे में दबाई जाती है या रखी जाती है उसको हम गुलबी कहते हैं, और जिससे चाक को चलाया जाता है उस डंडे को हम चकरेटी कहते हैं। बच्चों, आपको यह भी बता दें कि जब कुम्हार चाचा कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। जिस बर्तन में वे पानी रखते हैं उस बर्तन को हम कुंडी कहते हैं। और बच्चों, बर्तनों को आकार की जरूरत पड़ती है, उसको ठोक कर चाचा अच्छे अच्छे आकार देते हैं। उस औजार को हम थापा या फिर पिंडी कहते हैं। थी ना बच्चों रोचक जानकारी? आइए अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। अगली पहेली और अगली पहेली के साथ अगला व्यवसाय। आपने तो 2 व्यवसाय झट से आपको पता चल गए हैं। आपने पहला व्यवसाय कौन सा पढ़ा? पहला व्यवसाय आपने बढ़ई का पढ़ा। आपने जाना कि बढ़ई चाचा लकड़ियों से काम करते हैं। और दूसरा पेशा आपने कौन सा पढ़ा? आपने पढ़ा, बताइए आपने कौन सा पढ़ा था दूसरा पेशा? दूसरा पेशा आपने पढ़ा था मिट्टी से बर्तन बनाने वाला। उसे क्या कहते हैं? चलिए यह आप बताइएगा। आगे चलते हैं दर्जी के पेशे की तरफ। बच्चों, आपके लिए यह पहेली यहाँ पर फिर से उपस्थित है। सिलाई मशीन, सुई, धागा, कैंची। सिलाई मशीन, सुई, धागा, कैंची, कपड़ा, ये सब औजार हमारे हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र बनाना, सुंदर सुंदर वस्त्र बनाना, यह सब काम हमारे हैं। सोचो सोचो मैं हूं कौन, बोलो बच्चों मैं हूं कौन। बच्चों, यह दर्जी चाचा हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था। दर्जी चाचा हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते हैं। जब भी हमें किसी विवाह में जाना होता है या हमारा जन्मदिन का कोई उत्सव होता है या तीज या त्योहार पड़ते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम दर्जी चाचा को याद करते हैं और अपने वस्त्रों को दर्जी चाचा के पास ले जाते हैं। दर्जी चाचा हमारे कपड़ों को कैंची से काटते हैं।
और हमारा नाप इंच टेप से लेते हैं। उसके बाद वह सिलाई मशीन और अपने हाथ का प्रयोग करके हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बना देते हैं। तो बच्चों, हुआ ना ये अनुभव भी आपको कि दर्जी हमारे लिए कितना उपयोगी है और दर्जी चाचा का कार्य हमारे लिए कितनी सहायता करता है। आइए बच्चों, अब अगली पहेली की तरफ रुख किया जाए और अगले व्यवसाय को भी जाना जाए। अगला व्यवसाय बहुत ही रोचक है और बहुत ज्यादा हमारे समाज के लिए उपयोगी है। आइए पहले पहेली सुन ली जाए, फिर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना मेरा काम, दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना मेरा काम, गर्मी बरसा ठंड को सहता, गर्मी बरसा ठंड को सहता, कभी न करता मैं आराम, सोचो सोचो मेरा नाम, बोलो बच्चों मेरा नाम। अरे आपने तो झट से अनुमान लगा लिया होगा कि किसान भैया का दोस्त कौन है? दो बैलों की जोड़ी। और किसान भैया दिन रात मेहनत करते हैं। अरे किसान भैया कह रहे हैं मैं अपना परिचय खुद दूंगा। आइए बच्चों, हम इस व्यवसाय और किसान भैया का परिचय उन्हीं के मुख से सुने। आइए। नमस्ते बच्चों, राम राम। मैं किसान भैया बोल रहा हूँ। किसान भैया हूँ मैं। मुझे आप कृषक और खेतिहर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, मेरे दोस्त या मेरे सहयोगी हैं मेरे दो बैल और मेरा हल। मैं भूमि तैयार करता हूँ। जब मैं अपनी भूमि तैयार करता हूँ तो उसमें मैं सबसे पहले निराई करता हूँ, गुड़ाई करता हूँ और फिर उसके अंदर बीज डालता हूँ। बीज डालने के बाद मैं उसमें सिंचाई भी करता हूँ। जब मेरी बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं, फसल का रूप लेने लग जाते हैं, तो मैं कीटनाशक दवाइयाँ डालता हूँ। बच्चों, जब मेरी फसल बड़ी हो जाती है तो मैं उसे काट कर और जब वह पक जाती हैं तो मैं उसको आपके लिए बाजार तक लेकर जाता हूँ। बच्चों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं खेती करता हूँ। बच्चों, मैं अन्न उगाता हूँ। अन्न से आप सबका पेट भरता हूँ, पूरे संसार का पेट भरता हूँ। लेकिन मुझे तब बहुत बुरा लगता है जब आप लोग खाना व्यर्थ करते हैं, बेकार कर देते हैं। थाली में जितना खाना लेना हो आप उतना खाना खाइए। आप क्या करते हैं? आप बहुत सारा खाना ले लेते हैं और फिर उस खाने को आप फेंक देते हैं, व्यर्थ करते हैं, अन्न का अपमान करते हैं। बच्चों, मेरे परिश्रम को देखते हुए आप आज ये प्रण लीजिए कि आपको जितना खाना खाना है आप बस उतना ही खाना खाएं लें और जितना आपकी थाली में खाना हो आप उतना ही खाने को लें, जिससे कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बच्चों, मैं सिर्फ अन्न ही नहीं उगाता, मैं फलों के पौधे की भी खेती करता हूँ, जैसे आम, पपीता, सेब इत्यादि, और उन्हें भी मैं बाजार में बेच आता हूँ और उसे खाकर आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली, ऊर्जावान बनते हैं। तो बच्चों, मेरे औजारों के बारे में भी जान लें। तो बच्चों, मेरे औजारों के बारे में भी जान लें। फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हसिया इत्यादि। बच्चों, मैंने अपना परिचय तो दे दिया, साथ में आपको यह भी बता दिया कि अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, तो आपको अन्न की बर्बादी नहीं करनी है। इसी के साथ मैं तो चला, मेरे पास तो बहुत काम है। सबको राम राम और आगे का व्यवसाय आप अगले पहेली के दौरान जानें। वाह बच्चों, आपको कृषक भैया ने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया। चलिए अब अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं और अगले व्यवसाय के बारे में जानते हैं। बच्चों, इस पहेली को कान लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि इस पहेली में भी हमारी पहेली के संकेत छुपे हुए हैं। तो चलिए एक बार फिर से ध्यान से पहेली को सुना जाए। तुम कहो तो धौकनी से, हाँ हाँ तुम कहो तो धौकनी से, सख्त लोहा मैं पिघला दूं।
तुम कहो तो धौकनी से सख्त लोहा मैं पिघला दूं, और लोहे से मैं सुंदर सुंदर खूबसूरत बर्तन बना दूं, कुदाल कुल्हाड़ी और बना दूं। सोचो बच्चों मेरा नाम क्या है, बच्चों मेरा नाम। अरे, लोहे का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आइए बच्चों, आज हम इनके बारे में भी बहुत विस्तार से जानते हैं। बच्चों, माँ हमारे लिए रोटियां किस पर बनाती है? तवे पर। और रोटियां किससे सेकती है? चिमटे से। जब कभी माँ का तवा खराब हो जाता है या उसमें छेद हो जाता है, तब हम कहाँ जाते हैं? हम किन्हें याद करते हैं? हम लोहार चाचा को याद करते हैं। लोहार चाचा या तो माँ का तवा सही कर देते हैं या फिर हमें नया तवा दे देते हैं। और चिमटा अगर खो जाता है तो हम लोहार चाचा से चिमटा भी ले आते हैं। लोहार चाचा ने हमारी मदद की और हमने माँ की, और फिर माँ के हाथ की स्वादिष्ट रोटियां हम सब ने मिलकर खाई। तो बच्चों, लोहार चाचा बहुत ही मेहनत का कार्य करते हैं। वह लोहे को पिघलाकर बहुत अच्छे से बर्तन बना देते हैं। सख्त लोहे को पिघलाते हैं बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे, मैडम या अब ये लोहा कैसे पिघलता होगा? लोहा तो बहुत सख्त होता है। आइए अब इस प्रक्रिया को समझा जाए। बच्चों, लोहे के बर्तन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें लोहार कहते हैं, लोहार चाचा। और वह क्या करते हैं? वह एक भट्टी में लोहे को उसमें डाल देते हैं। जब लोहा लाल सुर्ख हो जाता है, तब उसको वह विभिन्न प्रकार के आकार दे देते हैं। आपको पता चला इस कार्य में कितना परिश्रम है। लोहार चाचा हमारे लिए सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं और वह उसमें अपनी पूरी मेहनत से कार्य करते हैं। आइए यह जाने कि वे कौन कौन से विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं। वह हथौड़ी, छैनी, भत्ती इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लोहार चाचा हथौड़ा, छैनी, भाती इत्यादि का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपने यह तो जान लिया कि लोहार चाचा कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं। अब आप यह भी जाने कि लोहार चाचा लोहे से कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे फाटक, लोहे का फाटक, ग्रिल, कुदाल आदि बर्तन बनाते हैं। तो बच्चों, आपको यह भी पता चल गया कि लोहार चाचा हमारे लिए कैसे काम आते हैं। आइए बच्चों, अब इस रोजगार को बहुत अच्छे से जानें। इस रोजगार को भी आपको पहेली द्वारा ही समझना होगा और आपको पहेली द्वारा ही आगे तक पहुंचना होगा। आइए इस पहेली में हम बढ़ते हैं। मिट्टी, रेत, सीमेंट आदि से मैं घर बनाता हूँ, सूत, साहुल, गुनिया, लेबिल से तल मिलाता हूँ, कन्नी से मैं ईंट जोड़ जोड़ तुम्हारा घर बनाता हूँ, सोचो सोचो मेरा नाम, बोलो बोलो मेरा नाम। अरे वाह, आपने तो झट से पहचान लिया, यह राजगीर चचा हैं। राजगीर चचा हमारे लिए सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं। ये छोटे से छोटा और बहुमंजिला इमारतें बनाते हैं। ये हमारा विद्यालय भी बनाते हैं, ये हमारा घर भी बनाते हैं, ये शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बाजार में खड़ी दुकानें इत्यादि बनाते हैं। बच्चों, इनका कार्य भी बहुत अनुभव का है। ये नींव बनाते हैं। नींव अगर पक्की नहीं बनी या फिर अच्छी नहीं बनी तो उस पे कोई इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए राजगीर चाचा नींव को बहुत अच्छे से डालते हैं। वह इसके लिए कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। हथौड़ी, छैनी, कन्नी और पहेली में आपने सुना तो था सूत, साहुल, गुनिया और बहुत सारा सामान। आइए बच्चों, अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी पहेलियां जान ली हैं। राजगीर चाचा के बारे में जान लिया है, लोहार चाचा के बारे में जान लिया है और हमने रामू काका के बारे में भी जान लिया है। बच्चों,
ये जो पहेली मैं पूछने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ संकेत दे दूं। इस व्यवसाय को आप भगवान की तरह मानते हैं। यह पेशा जो है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस पेशे में जो जुड़े व्यक्ति हैं उनकी सारी बातें मानते हैं। आइए जानते हैं इस पहेली से कि ये व्यवसाय कौन सा है। जब भी पड़ते हो बीमार तुम मुझको करते हो याद। जब भी पड़ते हो बीमार तुम मुझको करते हो याद। आला, ये रहा आला। आला और थर्मामीटर। थर्मामीटर, आला, थर्मामीटर, वजन मशीन, ये सब है मेरे औजार। 3 समय की दवा को देता, झट कर देता मैं और उपचार। झट कर देता मैं उपचार। सोचो सोचो मेरा नाम, बोलो बच्चों मेरा नाम। अरे वाह, आप तो अब ये समझ ही गए होंगे कि 3 समय की दवाई कौन देता है और हमारे लिए यह कौन सा पेशा इतना उपयोगी है। यह है हमारे डॉक्टर साहब। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तिका में एक बच्चा है राजू। राजू बीमार हो गया है। राजू के पापा उसको डॉक्टर के पास ले गए हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब आला लगाते हैं और उन्होंने राजू को भी आला लगाया। आला से उन्होंने राजू की छाती को देखा और यह पता लगाया कि राजू की छाती और उसके शरीर में कौन कौन से रोग हैं। बच्चों, आपको यह पता है कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों को प्रयोग में लाकर डॉक्टर साहब हमारी शरीर के बारे में पता लगा लेते हैं कि हमें कौन कौन से रोग हैं। आइए हम डॉक्टर के बारे के उपकरणों के बारे में जानें। बच्चों, आपने पहले देखा है इस जो तालिका बनी हुई है, इस तालिका में पहला है स्टेथोस्कोप। वह था यह आला जिसे मैं आला कह रही थी। इससे दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। बच्चों, रक्तचाप मीटर से रक्त के दबाव को रिकॉर्ड किया जाता है। स्टॉप वॉच से श्वसन दर को रिकॉर्ड करते हैं। वजन मशीन वजन को रिकॉर्ड करती है। थर्मामीटर शरीर के ताप को बताता है आपको बुखार है कि नहीं। और पट्टी अगर कहीं चोट लग जाए तो उसको ढकने के प्रयोग में लाई जाती है या इस्तेमाल में लाई जाती है। आइए अब हम अगले व्यवसाय के बारे में जानें। अगला व्यवसाय है जब भी टूटे जूते चप्पल तुम मुझको करते हो याद। झट से मैं उनको सिल देता, पैरों को हो जाता आराम। अरे ये तो हमारे मोची चाचा हैं। मोची चाचा हमारे जूते चप्पल को जब भी कभी टूटते हैं उन्हें सही कर देते हैं। आपने भी ये अनुभव किया होगा, कभी रास्ते में चलते वक्त आपके जूते चप्पल जरूर टूटे होंगे और आप उसे मोची चाचा के पास ले गए होंगे। मोची चाचा ने सुई धागा, शिल्प पंच, सरोता, डेरी झबिया आदि से उसे सही कर दिया होगा। आइए बच्चों, अब हम अगली पहेली का रुख कर लेते हैं। अगली पहेली आपको यहाँ से संकेत देगी। गली मोहल्ले में मिल जाऊं, साफ सफाई मेरा काम। गली मोहल्ले में मिल जाऊं, साफ सफाई मेरा काम। झाड़ू डलिया लेकर चलता, कभी न करता मैं आराम। सफाई से है मुझको प्यार। सोचो सोचो मेरा नाम। बच्चों, यह हमारे सफाई कर्मी भैया हैं। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का हम सपना इनके बिना नहीं देख सकते। बच्चों, यह हमारे घर के आसपास हमारे समाज की गंदगी को साफ करते हैं। इनके हाथ में हमेशा झाड़ू होती है, छोटी बड़ी झाड़ू और डलिया। यह उससे सफाई करते हैं और वहां से गंदगी साफ कर देते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों कि कभी ये ना आए तो हमारे समाज का क्या हाल होगा। चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी और गंदगी फैलने के बाद क्या होगा बच्चों, हमारे यहाँ पर बीमारियां उत्पन्न होंगी। बीमारियां महामारी का रूप ले लेंगी। तो बच्चों, आप सबसे निवेदन है कि आप बच्चे भी सफाई कर्मी चाचा का साथ दें। इधर उधर कचरा ना फेंकें, सार्वजनिक स्थानों पे कचरे पेटी का प्रयोग करें।
बच्चों आइए अब हम यह जाने कि आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने सीखा विभिन्न प्रकार के स्थानीय पेशे और उनसे संबंधित औजारों के बारे में। और बच्चों पाठ के आखिर में हम लोग एक और पायदान चढ़ लेते हैं, हम आज का गृह कार्य जान लेते हैं। बच्चों आपके सामने एक तालिका दी हुई है, तालिका में स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखने हैं आपको और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के बारे में लिखना है। उदाहरण के रूप में लोहार चाचा लोहे का कार्य करते हैं, लोहे से सामान बनाते हैं जैसे कुदार इत्यादि। तो आपको यह तालिका अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। आज के पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ में फिर से आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, आज गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों पिछली कक्षा में हमने गणित के गिनतारा का पाठ 4 भाग के विषय में पढ़ा था। उस पाठ में आपने भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल के बारे में पढ़ा था और आपने 2 अंकीय संख्याओं से 3 अंकीय संख्याओं में भाग देना, 3 अंकीय संख्याओं से 3 से अधिक अंकीय संख्याओं में भाग देना सीखा था। हमने भाग की पूरी प्रक्रिया उसमें दोहराई थी। अब बच्चों आज इस पाठ में हम उन्हीं पर आधारित वार्तिक प्रश्नों को करेंगे और एक बार फिर देखेंगे कि 2 अंकीय संख्याओं से या 3 अंकीय संख्याओं से भाग कैसे देते हैं। बच्चों मैंने पिछले पाठ में आपको पढ़ाया था कि जब भाग किसी ऐसे अंक से देते हैं जिनका पहाड़ा पढ़ना मुश्किल होता है तो वो एक क्रिया के माध्यम से कैसे बताते हैं। तो चलिए बच्चों एक बार पहले हम देखते हैं कि आपको कितना मेरा पिछला पढ़ाया हुआ याद है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर मैं आपको 9650 माचिस की तीलियां दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इन 9650 माचिस की तीलियों में 35-35 माचिस की तीलियों के पैकेट बनाने हैं। अब आप सोचिए 9650 माचिस की तीलियों में 35-35 माचिस की तीलियों के कुल कितने पैकेट बनेंगे। बच्चों आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी संख्या को बराबर बराबर संख्याओं में बांटना होता है या किसी संख्या में से किसी एक ही अंक को बार बार घटाना होता है तो इस प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। यहाँ पर भी 9650 माचिस की तीलियां हैं जिनमें से 35-35 माचिस की तीलियों के बंडल बनाने हैं और हमें पता करना है कि कुल कितने बंडल या कुल कितने पैकेट बनेंगे और कितनी तीलियां शेष बच जाएंगी। अब इस प्रश्न को ही पढ़ के आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि यह भाग का प्रश्न है। 9650 में हमें 35 की भाग देनी है। चलिए बच्चों एक बार हम यह भाग करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा भाज्य जो है वो है 9650, मतलब भाज्य हमारा 4 अंक का है और भाजक है हमारा 2 अंक का। भाजक हमारा 35 है। मैंने पिछले पाठ में आपको बताया था यदि भाजक 2 अंक का होगा तो हम भाज्य के 2 अंक से ही शुरुआत करेंगे। बस यह जांच लेना आवश्यक है कि यह 2 अंक भाजक से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा भाजक 35 है और भाज्य के शुरू का 2 अंक 96 है जो कि भाजक से बड़ा है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारा 35 96 में कितनी बार आया है और मुझे लग रहा है कि यह अनुमानतः 2 बार आया है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि 35 3 बार भी आ सकता है, तो क्यों ना अपनी शंका का समाधान कर लिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि 35 3 बार आया है तो आप जरूर रफ पर 35 में 3 का गुणा करके देख लीजिए। जब 35 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, 105। अब ये 105 जो है वो 96 से ज्यादा हो गया, मतलब कि 35 3 बार नहीं जाएगा,
3 से 1 कम बार ले जाएंगे 2 बार जाएगा। देखिए यहाँ 35 हमने 2 बार लिया है। अब इस 2 का गुणा हम 35 में करते हैं और 96 के नीचे लिखते हैं। 2 का गुणा जब 35 में किया तो हमारा उत्तर आया 35 गुणे 2 बराबर 70। इस 70 को हमने 96 के नीचे लिखा। अब अगली प्रक्रिया होती है कि 96 में से 70 घटाया तो हमारा अंक मिला 26। अब इस 26 के आगे आप जानते हैं कि भाज्य के अगले अंक को लिखेंगे। यहाँ पर भाज्य का अगला अंक हमारा दहाई का अंक है 5। जब 5 को हमने 26 के आगे लिखा तो हमारी संख्या बनी 265। अब 265 में अनुमान लगाइए कि 35 कितनी बार आया है। अनुमानतः यह 7 बार आएगा। आप अपने शंका के समाधान के लिए इसका गुणा करके देख सकते हैं। 35 को अगर आपको लग रहा है कि ये 8 बार आएगा, क्योंकि ये 26 है और 3/24 हो सकता है, तो आप 8 का गुणा 35 में करके जरूर चेक कर लीजिए कि हमारी कितनी संख्या प्राप्त हुई है। देखिए जब हम 8 का गुणा 35 में करते हैं तो 8 पचे 40 को 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28। ये हमें मिल रहा है 280, जो कि 265 से ज्यादा है। मतलब हम 35 को 8 से 1 कम अंक 7 बार ले जाएंगे। अब इस 7 का गुणा 35 में करिए और जो अंक आएगा उसको हम 265 के नीचे लिखेंगे। तो 35 का गुणा 7 में करने पर 245 प्राप्त हुआ। 245 को हमने 265 के नीचे लिखा और घटाने पे हमें संख्या मिली है 20। अब 20 के आगे फिर देखेंगे क्या भाज्य में कोई अंक बचा है। यहाँ भाज्य में अभी 0 है इकाई के स्थान पे, तो हम 0 को यहाँ 20 के आगे लिखेंगे और हमारी संख्या बन रही है 200। अब 200 में हम फिर देखेंगे कि 35 कितनी बार गया है। फिर 200 में 35 5 बार जाएगा। जब भी आपको लगे कि ये 6 बार जा सकता है या 7 बार जा सकता है या 4 बार जा सकता है, तो उस अंक से आप 35 में गुणा करके जरूर रफ पे देख लीजिए। अगर वो 200 से ज्यादा आता है तो आप उससे एक कम अंक बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर 35 हम 5 बार ले गए और 5 का गुणा जब 35 में किया तो हमारा उत्तर आया 175। अब इस 175 को हम 200 के नीचे लिखेंगे और हमारे घटाने पे आ रही है संख्या 25। अब देखिए क्या भाज्य में कोई अंक शेष बचा है। यहाँ अब भाज्य में कोई भी अंक शेष नहीं बचा है बच्चों। मतलब 25 हमारा शेषफल हो गया, 275 भागफल हो गया और भाजक हमारा 35 था, भाज्य 9650। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 9650 माचिस की तीलियों को 35-35 तीलियों के पैकेट में बनाना हो, 35-35 तीलियों को एक पैकेट में रखना हो, तो कुल 275 पैकेट बनेंगे और 25 माचिस की तीलियां शेष बच जाएंगे। बच्चों ये तो ऐसा भाग था जिसमें आपको सीधा सीधा पता था कि 9650 में हमें 35 का भाग देना है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछूं जिसमें भाग का प्रश्न छुपा हुआ हो और भाग करने से पहले भी आपको गणित की कुछ संक्रियाएं करनी पड़े, जैसे जोड़, घटाना या गुणा, तो उसमें आप भाग के प्रश्न को कैसे पहचानेंगे। चलिए ऐसे ही एक वार्तिक प्रश्न को हल करके हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा के पिताजी की मिठाई की दुकान है जिसमें एक दिन में 5650 लड्डू, दूसरे दिन में 3430 लड्डू और तीसरे दिन में 4470 लड्डू तैयार किए जाते हैं। यदि हम 28-28 लड्डुओं की थाल तैयार करें तो कुल कितनी थाल तैयार होगी और कितने लड्डू शेष बच जाएंगे। एक बार फिर प्रश्न को ध्यान से देखिए बच्चों। राधा के पिताजी की मिठाई की दुकान है जिसमें एक दिन में 5650 लड्डू बनते हैं,
दूसरे दिन में 3,430 लड्डू बनते हैं और तीसरे दिन में 4,470 लड्डू बनते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन कुल लड्डुओं में से अगर 28-28 लड्डुओं की थाल तैयार की जाए तो कुल कितनी थाल तैयार होगी। मतलब यह तो हमें पता है कि 28-28 लड्डुओं की थाल अगर तैयार करनी है, लड्डुओं को हमें 28-28 में बांटना है, तो यह है तो भाग की क्रिया। लेकिन क्या वह भाग आप 5,650 में देंगे या 3,430 में देंगे या 4,470 में देंगे। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम वार्तिक प्रश्न कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम इन लड्डुओं को पहले हम जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले दिन लड्डुओं की संख्या, पहले दिन लड्डू कितने बनते हैं, 5,650, ठीक है। दूसरे दिन कितने लड्डू बनते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे दिन हमारे कितने लड्डू बने, 3,430, ठीक है। तीसरे दिन हमारे कितने लड्डू बने, तीसरे दिन हमारे लड्डू बनते हैं 4,470। अब हमें पता लगाना है कि कुल कितने लड्डू बने, कुल लड्डुओं की संख्या। तो कुल लड्डू करने के लिए जहां पर कुल शब्द आ जाता है बच्चों, वहां पर हम जोड़ की संक्रिया करते हैं। तो कुल के लिए हमें यह जोड़ना होगा। 5,650 में 3,430 और 3,430 में 4,470 को जोड़ेंगे। आप जानते हैं कि जोड़ की क्रिया करते समय हम हमेशा इकाई से शुरू करते हैं और बाईं तरफ बढ़ते हुए क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर इकाई में हमारा 000 है, तो हमने 0 लिख दिया। दहाई के अंक में 5, 3, 8, 7, 15, यहाँ इकाई 5 लिखा और यहाँ पे हमने इसका सैकड़ा के स्थान पे 1 हासिल लिखा। दहाई के स्थान पे 5 हो गया और सैकड़ा के स्थान पर ये 1 हासिल हो गया। अब इस सैकड़े वाले स्थान को जोड़िए, 1, 6, 7, 4, 11, 4, 15। यहाँ पर 5 लिखा सैकड़े के स्थान पे और हजार के स्थान पे फिर 1 हासिल हो गया। अब हजार का स्थान जोड़िए, 1, 5, 6, 3, 9, 4, 13। मतलब कुल लड्डुओं की संख्या हमारी जो है वो 13,550 है। अब इस 13,550 लड्डू में हमें पता करना है कि कुल कितनी 28-28 लड्डुओं की थाल बनती है। मतलब हम जान चुके हैं कि वार्तिक प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या पता करना है। 3 दिन के लड्डुओं की संख्या दी थी, पहले उन्हें जोड़कर हमने एक साथ किया और पता चला कुल 13,550 लड्डू हैं। अब 13,550 में चलिए हम 28 की भाग देते हैं। यहाँ पर भी हमारा भाजक 28 जो है वो 2 अंक का है, तो हम भाज्य के भी शुरू के 2 अंक ही लेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि जब भाज्य के शुरू के 2 अंक को लेंगे तो यह देखना आवश्यक है कि कहीं वह भाजक से छोटा तो नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 13 आपका 28 से छोटा है। मतलब हम भाज्य के शुरू के 3 अंक से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर भाज्य के शुरू का 3 अंक 135 है। अब चलिए बच्चों 28 का देखते हैं कि 28 135 में कितनी बार आया है। एक तो आप अनुमान लगा सकते हैं, एक और तरीका आज मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसा कोई अंक आ जाए जिसका पहाड़ा पढ़ना मुश्किल है, जैसे 28 हो गया, 35 हो गया या 3 अंक की कोई संख्या हो गई, तो आप पहाड़ा तो नहीं पढ़ सकते हैं उस अंक का, लेकिन 1 से 9 तक का पहाड़ा तो सबको आता है, बहुत आसानी से आता है। आप इसके लिए आप अपनी सुविधा अनुसार रफ कॉपी पर बगल में लिख सकते हैं 28 का 1 से लेके 9 तक का गुणा करके। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ आप लिख सकते हैं 28 गुणे 1
28 गुणे 2, 28 गुणे 3, 28 गुणे 4, 28 गुणा 5, 28 गुणा 6, 28 गुणा 7, 28 गुणा 8 और 28 गुणा 9। अब देखिए बच्चों, यहाँ आप लिखते चले जाइए कि कितना आ रहा है। ये देखिए 28 गुणा 1 बराबर, आप जानते हैं 1 का गुणा करेंगे 28, 2 का गुणा 28 में करेंगे तो आपको मिलेगा 56, 3 का गुणा जब आप 28 में करेंगे तो आपको संख्या मिलेगी 84, 4 का गुणा जब आप 28 में करेंगे तो 4 बटे 32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, 112। 5 का गुणा 28 में करके देखिए, 5 बटे 40 को 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 140। 6 का गुणा आप 28 में करके देखिए, 6 बटे 48 को 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 168। अब चलिए 7 का गुणा 28 में करके देखिए, 7 बटे 56 को 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। अब 28 का गुणा 8 में करके देखिए, 8 अठाई 64 को 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22। 9 का गुणा करके देखिए, 9 अठे 72 को 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। अब देखिए बच्चों, ये मैंने लिख दिया ऊपर से नीचे तक। 28 में 1 से 9 तक का गुणा करके यहाँ पे एक सारणी बना दी। अब इससे आपको यह आसानी होगी कि हम देख सकते हैं कि 135 में 28 कितनी बार आया है। अब यहाँ देखिए 28, 56, 84, 112, 140। 140 ज्यादा हो गया, मतलब 112। 28 गुणे 4, 4 बार आया है और हमने 4 बार ले गए और 4 का गुणा जब 28 में किए तो 112 हो गया। आसान ना। अब 135 से जब 112 घटाया तो संख्या मिली 23। अब 23 के आगे फिर हम भाज्य के अगले अंक को, जो कि दहाई का अंक है, लिख दिया तो हमारी संख्या बन गई 235। अब इस 235 में फिर इस सारणी से देख लीजिए 28 कितनी बार आया है, और हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये 28 इसमें 8 बार आया है। 28 इसमें 8 बार आया है, तो हम 8 बार ले गए और 8 का गुणा करने पे हमको पता है कि 224 हमने यहाँ लिख दिया। फिर अब 235 में से जब 224 घटाया तो हमें संख्या मिली 11। 11 के आगे हम फिर अब लिखेंगे भाज्य के अगले अंक को, जो कि इकाई का अंक है, और ये हमारी संख्या बन गई 110। फिर आप इस सारणी में आराम से देख सकते हैं कि 110 जो है 28 जो है 110 में 3 बार आया है। हम ले गए अपने भागफल के स्थान पे 3, और 3 का गुणा 28 में करने पे हमें पता है कि 84 आता है। हमने 84 यहाँ पर लिख दिया। अब शेषफल बचा 26। अब चूंकि भाज्य में कोई भी अंक शेष तो है नहीं, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 26। अब बच्चों देखिए, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है कि अगर 13,550 लड्डुओं का 28 लड्डुओं की थाल बनानी हो तो कुल 483 थाल बनेगी और 26 लड्डू शेष बच जाएंगे। मतलब बच्चों, आप कह सकते हैं कि वार्तिक प्रश्नों में सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में दिया था, पहले दिन में कितने लड्डू, दूसरे दिन में कितने लड्डू, तीसरे दिन में कितने लड्डू। पहले उन तीनों को लिखने के बाद जोड़ा, उसके बाद पूछा गया था कि इन कुल लड्डुओं में 28 लड्डू की कितनी थाल बनती है, तब हमारे भाग का प्रश्न तैयार हुआ। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग इस तरह के वार्तिक प्रश्नों में से भाग की क्रिया को पहचानेंगे और भाग की क्रिया को करना सीखेंगे। चलिए, अब मैं आपकी पुस्तक गिनतारा से ही आपको एक प्रश्न देती हूँ। बच्चों, आपकी पुस्तक गिनतारा में एक प्रश्न है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना होगा? एक बार फिर प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा? बच्चों, यह प्रश्न भी भाग का है, क्योंकि यहाँ भागफल भी पूछा गया है और शेषफल भी पूछा गया है। लेकिन भाग की क्रिया करने से पहले यहाँ इसमें एक और प्रश्न छुपा है जो कि आपको हल करना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, जहां पर अंतर शब्द आता है, आपको पता है कि वहां पर घटाव की क्रिया होती है। मतलब यहाँ सबसे पहले हमें 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। अब बच्चों, आपको पता है कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है हम उतनी बार 9 लिखते हैं। अब यहाँ पर 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम 8 बार 9 लिखेंगे और यह हमारी संख्या बनती है 9,99,99,999। यह पढ़ना तो आपको आता ही है। इकाई से हम शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और हम जानते हैं कि लाख के समूह को एक साथ पढ़ते हैं, मतलब 10 लाख और लाख की संख्या एक साथ पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे 9 अकेला पढ़ा जाएगा और 10 लाख और लाख की संख्या एक साथ पढ़ी जाएगी। 10,000 और हजार की संख्या एक साथ पढ़ी जाएगी। सैकड़ा को हम अकेला पढ़ते हैं और ये सैकड़ा अकेला पढ़ते हैं और दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ते हैं। मतलब यह संख्या बनी 9,99,99,999। अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करनी है, तो जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछते हैं, आप जानते हैं कि 1 के आगे उससे एक कम अंक बराबर 0 लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। जैसे अगर 8 अंक की पूछनी है तो 1 के आगे 7 शून्य लगाएंगे, जिससे 1 को सम्मिलित करके वह संख्या 8 अंक की बन जाए। अब यह हमारी संख्या बन गई 1 करोड़। यह 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। चलिए इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं। हमने 9,99,99,999 में से 1 करोड़ को घटाया। अब हम जब घटाते हैं तो इकाई के स्थान से प्रारंभ करते हैं और बाएं की तरफ बढ़ते हुए घटाने की क्रिया को करते हैं। यह आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो 9 में से 0 गया 9, 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 9 में से 0 गया 9 और इस 9 में से भी 0 गया 9। अंतिम हमारा करोड़ वाला जो 9 है, उसमें से हमारा 1 जब घटाया गया तो संख्या मिली 8। मतलब जो नई संख्या बनी है दोनों संख्याओं के अंतर से, वह संख्या है 8,99,99,999। अब बच्चों, पूछा गया है प्रश्न में, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि वार्तिक प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले लिखते हैं जो जो दिया गया है, फिर पता करते हैं कि क्या पूछा गया है। दिया गया था 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पूछा था इन दोनों संख्याओं का अंतर, जो कि हमने पता कर लिया। एक चीज और दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कि 999 है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं के अंतर में अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल कितना आएगा। अब जाकर हमें भाग की क्रिया करनी है। तो चलिए बच्चों, एक बार हम भाग की क्रिया करते हैं। अब देखिए,
यहाँ पर हमारा भाजक जो है वो 3 अंकों का है 999 और भाज्य हमारा है 8 अंकों का। जब भाजक 3 अंक का है तो भाज्य के भी शुरू के 3 अंक से हम शुरुआत करेंगे। यह जांच लेना आवश्यक है कि यह शुरू का 3 अंक भाजक से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये शुरू का 3 अंक हमारे भाजक से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, अगला अंक भी सम्मिलित करते हैं, मतलब भाज्य के 4 अंक से शुरुआत करेंगे। चलिए अब हमें 999 की भाग 8999 में देनी है। 8999 में 999 लगभग कितनी बार आएगा, यह अनुमान आप लगा सकते हैं। देखिए बच्चों, अनुमान लगाया है मैंने, 9 बार गया और यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसको जब घटाया तो 8 बचा, बगल का अंक घटाया 9 आया, 89 में तो 999 नहीं जाएगा, तो हम 0 बार ले जाएंगे। 0 का गुणा 999 में करके 89 के नीचे लिखे। इसको घटाया तो 89 आया, बगल का अंक, फिर 899, इसमें भी 999 नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, फिर 0 बार ले जाएंगे। 0 का गुणा 999 में गया, इसके नीचे लिखा। अब यह संख्या बन गई 899, बगल का अंक लिखा तो 8991। अब देखिए ये 89 में फिर नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे और 999 में गुणा करेंगे तो 89। अब भाज्य में कोई अंक शेष नहीं है, मतलब यह हमारा शेषफल हो गया। अब बच्चों एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, किसी भी संख्या में अगर 10, 100 और 1000 से भाग देंगे तो बिना भाग किए आप भागफल और शेषफल बता सकते हैं। जैसे 152 में अगर आपने 10 से भाग दिया तो इकाई का अंक शेषफल होगा, शेष अंक भागफल होगा। अगर 100 से भाग दिया तो दहाई और इकाई का अंक शेषफल होगा और शेष अंक हमारा भागफल होगा। अगर 1000 से भाग दिया तो सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक हमारा शेषफल होगा और बचे हुए अंक हमारे भागफल होंगे। मतलब जितने 0 होंगे वही अंक हमारा शेषफल होगा और बचे हुए अंक भागफल होंगे। चलिए बच्चों एक बार दोहरा लीजिए कि हमने क्या क्या सीखा। आप देख सकते हैं कि हम एक ही संख्या को बार बार घटाने को भाग कहते हैं। भाजक कितने अंक का होगा, भाज्य के उतने ही अंक से शुरुआत करेंगे। वार्तिक प्रश्नों को हल करते समय हम देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, और 10, 100 और 1000 की संख्याओं से भाग देते समय हम बिना हल किए भागफल और शेषफल बता सकते हैं। चलिए बच्चों आपको हम आपका आज गृह कार्य दे दें। आपके कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 37 को देखिएगा और उसके सभी प्रश्नों को हल करिएगा। ये सभी प्रश्न जो हैं आपको कराए जा चुके हैं। आप इसमें भाग की क्रिया अच्छे से करिएगा। जहां 0 बार भागफल जाएगा 0 बार ले जाइएगा। 0 का गुणा आप एक बार भाजक में करके भाज्य के नीचे लिखिएगा। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह पाठ बहुत अच्छे से पढ़े हैं और बहुत अच्छे से समझे हैं। जहां कहीं समस्या होगी अपने घर में बड़े भैया और दीदी से पूछिएगा। मैं फिर अगले अंक में आपके साथ सम्मिलित होंगी। तब तक खूब पढ़िए और खूब प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की क्लास में आज आपका स्वागत है। बच्चों आज हम भूगोल विषय की आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और